Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu and Indian Express. Today the date is 25th Jan, so let's get started. ऑलराइट, तो यहाँ पर रशिया ने यूक्रेन को अक्यूज किया है कि वो कुछ प्रिजनर ऑफ वॉर्स लेकर जा रहा था जिसमें 65 यूक्रेनियन सोल्जर्स थे जिनको कैप्चर किया था। उस पर एक अटैक हुआ है उस प्लेन पर और वो कह रहा है कि यूक्रेन ने ही इसको शॉट डाउन किया है। ऑलराइट, तो दोनों एक दूसरे पर एक्यूजेशन लगा रहे हैं, बट अल्टीमेटली बात यह है कि कई लीगल ऐसे एक्ट्स बनाए गए हैं इंटरनेशनल लेवल पर जो कहते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर्स अगर एक बार उसने सरेंडर कर दिया है तो उसको ना टॉर्चर किया जा सकता है ना मारा जा सकता है। तो अब ये जो 65 सोल्जर्स इस क्रैश में मारे गए, ये किसकी गलती से मारे गए वो एक इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। नाउ सी, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, आशा वर्कर दैट इज, या फिर सैनिटेशन वर्कर्स हो, उनके साथ हमेशा एक चीज गलत होती है, वो है कि उनका जो पेमेंट होता है या तो वो डिले होता है, टाइमली नहीं मिलता है, या फिर वो लो होता है, दैट इज मिनिमम वेज से कम मिलता है। राइट, और ये सब सरकार के अंडर में हो रहा है और सरकार ने मोस्टली ये चीजें डायरेक्ट रिक्रूट करने की बजाय कर दी है आउटसोर्सिंग। दैट इज, आप एक प्राइवेट एजेंसी को लमसम अमाउंट दे देते हो और वो आपके लिए वर्कर्स हायर करती है और काम करवाती है। ठीक है, ये चीज हमने लखनऊ में भी देखी थी विद डायल 100 करके एक टीम थी, ठीक है, जो कॉल्स अटेंड करने के लिए बनाई गई थी गर्ल्स की। उसी तरीके से हमने आशा वर्कर्स का देखा था, आंध्र प्रदेश में प्रोटेस्ट चल रहा है, महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट चल रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर दिल्ली का है एंड सी व्हाट दे आर सेइंग दैट दिल्ली गवर्नमेंट लास्ट ईयर रेज द मिनिमम मंथली वेज ऑफ अनस्किल्ड वर्कर टू 17,494, बट उनको इससे कम पे किया जा रहा है। तो उसी के लिए वो लोग प्रोटेस्ट पर बैठे हैं एंड अपना हेड शेव एंड ऑल दिस। ओके, सो जब गवर्नमेंट खुद मिनिमम वेज के नॉर्म्स फॉलो नहीं करेगी तो आप प्राइवेट सेक्टर से कहाँ उम्मीद कर सकते हो। एनीवे, अपने काम की न्यूज पर चलते हैं। ऑल दीज आर नॉट रेलेवेंट विद यूपीएससी। ठीक है, द वर्ड जेनोसाइड। तो अब तक हमने जितने डिस्कशन किए हैं उसमें हमें दो बातें समझ में आई है। साउथ अफ्रीका कहने के लिए एक डेवलपिंग कंट्री है, ये कंट्री है जिसने एपार्थाइड फेस किया है, यानी कि लीगली लॉ बनाकर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था ब्लैक और व्हाइट के उसमें। अब यहाँ पर है कुछ व्हाइट पॉपुलेशन और कुछ है ब्लैक पॉपुलेशन, एंड ऑब्वियसली ब्लैक पॉपुलेशन मेजोरिटी में है, उन्होंने वो डिस्क्रिमिनेशन सब्जुगेशन फेस किया है। तो इनकी जो सिंपैथी है वो कहीं ना कहीं लाई करती है टुवर्ड्स द पैलेस्टीन एंड दीज वाइट पीपल। इनका सपोर्ट मोस्टली रहता है इसराइल के फेवर में। इसी का एग्जांपल देते हैं कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका के अंडर 19 टीम जो भी वर्ल्ड कप खेल रही थी उनके एक कैप्टन हुआ करते थे, तो उन्हें कुछ अवार्ड दिया गया तो उन्होंने कुछ वर्ड्स ऐसे यूज किए लाइक नाउ आई एम बिकमिंग ए हीरो बट द रियल हीरो इज दो सोल्जर्स फाइटिंग इन इसराइल। ओके, तो उसके बाद इनको इनकी कैप्टनसी छीन ली गई। ओके, तो ये इस तरह का एक डिवीजन है जो साउथ अफ्रीकन सोसाइटी में बहुत क्लियरली विजिबल है। व्हाइट्स आर इन सपोर्ट ऑफ इसराइल, ब्लैक्स आर इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टीन, और इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है वहां पर वो ब्लैक पार्टी है। ठीक है, जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है जो कि ब्लैक की मेजोरिटी पर डिपेंडेंट है वो। तो अब ये लोग इसराइल को लेकर गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इसके प्रोविजन हम जान चुके हैं, 15 जजेस होते हैं। ठीक है, 9 ईयर का टर्म होता है इन लोगों का, अलग अलग रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया से भी एक जज हैं मिस्टर दलवीर भंडारी। ऑलराइट, इसके अलावा ना यहाँ पर केस गया कि ये जो इसराइल का अटैक है ये एक तरीके से जेनोसाइड अटैक है। ठीक है, ये सिर्फ एक कोई नॉर्मल वॉर नहीं है दोनों तरफ से, ये एक प्रॉपर जेनोसाइड है जहां पर इंटेंशन, अब प्रूफ करना ये जरूरी है कि देयर वाज इंटेंशन ऑफ जेनोसाइड। सिर्फ ये दे देना कि 27,000 लोग की डेथ हो चुकी है, इस तरह की चीजों से बात नहीं बनेगी। अगर आईसीजे में आपको प्रूफ करना है कि जेनोसाइड हुआ है तो आपको प्रूफ करना होगा कि वहां पर एक क्लियर इंटेंशन थे कि हमें एक पूरी की पूरी एथनिक पॉपुलेशन को वाइप आउट करना है। ऑलराइट, और ये प्रूफ करना इतना आसान नहीं होता है। अब बात करें इसराइल की, तो इसराइल के साथ बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट में खड़ा हुआ है जर्मनी, अदर देन यूएसए, वो तो है ही वहां पर, बट जर्मनी भी बहुत स्ट्रांगली खड़ा हुआ है यहाँ पर। ओके, यानी कि आप कह सकते हो कि विद इन द यूरोप भी जर्मनी जैसी स्ट्रांग कंट्री का सपोर्ट है इसराइल के पास। ओके, तो ये अभी तक इशू है। अब यहाँ से अगर वो अवार्ड दे भी देता है तो उस अवार्ड को इम्प्लीमेंट कोई कर पाएगा क्या? जी, पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो यूएनएससी में तो वीटो हो जाना है विद हेल्प ऑफ यूएसए। यूरोप से जर्मनी के अलावा फ्रांस ने भी कहा है वी आर नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट एनी सच थिंग। ओके, और इनका जो इंतरिम अवार्ड आता है ना, फाइनल डिसीजन से पहले इंतरिम अवार्ड की सीज फायर कर लीजिए वगैरह वगैरह, उसको कहा जाता है
उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है प्रोविजनल मेजर्स। ठीक है, जैसे हम लोग आमतौर पर कोर्ट केसेस में यूज करते हैं इंटरिम अबॉर्ट, फाइनल डिसीजन आने तक आप दे दीजिए, तो वहां पर इसी वर्ड को यूज किया जाता है, प्रोविजनल मेजर। साउथ अफ्रीका इंस्टीट्यूटेड प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट इजराइल इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इट वायलेटेड इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड, जो कि 1948 का एक्ट है। Bangladesh and Jordan also issued a statement that they will intervene in the case in support of South Africa's application. जबकि जर्मनी ने कहा है it will intervene in support of Israel. France going so far as to threaten non-compliance if the ICJ ends up issuing finding of genocide against Israel. Legal context: the crime of genocide is characterized by actions intended to destroy in whole or in substantial part a defined group of people. इससे पहले गाम्बिया ने भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करवाई थी अगेंस्ट म्यांमार ऑन रोहिंग्या इशू, और उसने सक्सेसफुली ऑब्टेन भी कर लिया प्रोविजनल मेजर। बट यहाँ पर जरूरत है आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा कि यहाँ पर इंटेंट था इनका जेनोसाइड का। ठीक है, ये प्रूफ करना सबसे मुश्किल काम होता है। सो दिस प्रोविजनल मेजर इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू इंटरिम ऑर्डर, जो हम लोग कोर्ट केसेस में यूज करते हैं। 24,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन ऑफ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, इमिनेंट थ्रेट ऑफ फेमाइन एंड डिजीज। South Africa also argued high level of Israeli politicians, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तक, उन्होंने भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जो कि ऑलमोस्ट जेनोसाइड इंटेंट को ही शो करते हैं। तो क्या ऑल्टरनेटिव सजेस्ट किए जाते हैं? फ्रॉम कंपेलिंग इजराइल टू अलाउ द एंट्री ऑफ फूड एंड अदर रिसोर्सेज इन गाजा, ये बोल सकता है आईसीजे, या फिर ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर के लिए बोल सकता है, और इट कैन डायरेक्ट इजरायली लीडर्स टू रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग फर्दर जेनोसाइडल स्टेटमेंट। The court also has power to craft its own interim measure beyond what the parties have asked for. Okay, remember this point for your prelims. कि कोर्ट अपनी तरफ से भी जो सुटेबल लगता है वो मेजर दे सकता है, ना कि सिर्फ जो सामने वाली पार्टीज ने डिमांड किया है वो। हमास कैन नॉट बी ब्रॉट टू द आईसीजे, क्यों? क्योंकि वो स्टेट है ही नहीं, वो तो एक नॉन स्टेट एक्टर है। ठीक है, हमास ने भी जो किया वो भी एक जेनोसाइड की तरह ही देखा जाएगा, 1600 लोगों को मारना। ठीक है, बट वो नॉन स्टेट एक्टर, उसको आप नहीं ला सकते यहाँ। हमास ऑफिशियल्स एंड इजरायली ऑफिशियल्स, they can be proceeded against, but in इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, इनको वहां प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो इंडिविजुअल्स के साथ डील करता है, जिन लोगों ने जेनोसाइड किए हो। ठीक है, वो कंट्रीज के साथ नहीं, वो इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पॉसिबल है, आईसीजे में नहीं। ठीक है, आईसी और इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको पहले बता चुका हूं एक डिस्कशन में। दिस वुड रिक्वायर द सिचुएशन इन पैलेस्टीन और इजराइल टू बी रेफर्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन टू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। Now, it is argued that the modern international law was invented by Imperial West with a view to safeguarding their own material interest. ठीक है, तो यहाँ से कभी भी जब ये पावरफुल कंट्री से इस तरह की चीजें इन्वॉल्व होती है ना, तब जजमेंट नहीं आता है फेवर में, बायसनेस है। और इसके अगेंस्ट मैंने आपको ये भी बताया यूक्रेन का केस जब आईसीजे में गया, तो वहां पर जो जजेस बैठे थे, जो 15 जजेस बैठे थे, उनमें से कुछ जजेस रशिया से भी थे, चाइना से भी थे। ठीक है, तो इन्होंने थोड़ा सा बायस लिया था, यानी कि इनकी कंट्रीज का जो डिप्लोमेटिक स्टैंड था, इन्होंने भी ऑलमोस्ट उसी को सपोर्ट कर दिया था। ओके, तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ जो 15 जजेस बैठे हैं वो अपनी नेशनैलिटी से या अपनी कंट्री की जो आइडियोलॉजी और व्यूज हैं उससे पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, थोड़ा बहुत तो इन्फ्लुएंस रहते हैं, और ये हमने यूक्रेन केस में देखा था यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मणिपुर की सिचुएशन है, हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब इसको दोबारा नहीं करेंगे। अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन और मेंस 450 प्लस को फॉलो कर रहे हो तो आप ये देख चुके होंगे अब तक। ओके, सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट अगेन, बट एक सिंपल सी बात यह है कि जो आर्म्स लूटे गए हैं पुलिस स्टेशन और कैंप से, दे आर स्टिल टू बी रिकवर्ड। जस्ट 1/3 आर्म्स हैव बीन रिकवर्ड टिल नाउ, यानी कि 2/3 जो है वो अभी भी पब्लिक के हाथ में, नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में है। ओके, सो दिस इज डेंजरस मिलिटराइजेशन ऑफ नॉन स्टेट ग्रुप्स। ओके, नाउ मिस्टर सिंह जो मणिपुर के सीएम है, उन्होंने लिंक किया है ये प्रिवेलिंग कॉन्फ्लिक्ट को विद एथनिक पोलराइजेशन टू द रेफ्यूजी सिचुएशन इन मणिपुर विद मैनी प्रेडोमिनेटली फ्रॉम चिन कम्युनिटीज फ्लीइंग टू द सिविल वॉर इन म्यांमार। ओके, मैंने आपको कल बताया था अगर इंडिया की बॉर्डर है तो 16 किलोमीटर तक हमारे पास फ्री मूवमेंट रिजीम है। ठीक है, अब यहाँ पर म्यांमार की आर्मी ने, जब यहाँ के जो लोग हैं, जो चिन कम्युनिटी के लोग हैं, जिनके मिजोरम के कुकी लोगों के साथ एथनिक रिलेशंस हैं, ठीक है, तो इनके अगेंस्ट जब म्यांमार आर्मी ने एक्शन लिया तो ये लोग भागकर मिजोरम की तरफ आ गए। अब मिजोरम ने क्या किया कि मणिपुर के भी हिल एरियाज में जहां पर कुकी पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, वहां पर भी इन लोगों ने
इन इलीगल माइग्रेंट्स को सेटल करना शुरू कर दिया। तो मणिपुर के सीएम को इससे दिक्कत है कि ये जो हिल एरियाज है वो हमारी स्टेट की टेरिटरी है। आप कुकीज यहाँ रह रहे हो तो आपने अपने रिश्तेदारों को भी बुला लिया म्यांमार से कि आप भी यहाँ के रह लो। ओके, सो दैट इज सम सॉर्ट ऑफ ट्रबल बिटवीन मिजोरम एंड मणिपुर। ओके, तो इन्होंने मणिपुर के सीएम ने डिमांड की है, एक तो एंड कीजिए फ्री मूवमेंट रिजीम, और अमित शाह ने अनाउंस भी किया है कि हम एंड करेंगे, बॉर्डर को फेंसिंग करेंगे। बट इससे जो आपस में ट्रेड होता था पब्लिक में, उनके जो रिलेशंस हैं उन सब पे अफेक्ट पड़ेगा। बट ये फ्री मूवमेंट रिजीम का मिसयूज भी हुआ है फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग एंड मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंट्स। ओके, तो इसको इंडिया फिलहाल के लिए बंद करने जा रहा है। ये सब मत पढ़िए आप, ये नॉट दैट इंपॉर्टेंट। मॉलडीव्स का केस है तो ऑलरेडी हम लोग मेंस 450 प्लस में इस पे पूरा कंप्लीट लेक्चर देख चुके हैं, वहां से देख लेना, ठीक है, ओपन है वो सभी के लिए अभी तो। प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर टू ऑल, नाउ दिस इज रिटन बाय मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि खुद जल शक्ति मिशन के मिनिस्टर हैं। तो आप समझ सकते हो कि आपको जेजेएम के बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स ही देखने को मिलेंगी। और उत्तराखंड से लेके झारखंड जल शक्ति मिशन का मेन गोल क्या था? टैप वाटर पहुंचाना ऑल दीज रीजन बाय जल जीवन मिशन, ठीक है। प्रोवाइडिंग टैप वाटर टू 73% ऑफ रूरल हाउस होल्ड, दैट इज 14 करोड़ हाउस होल्ड, ऐसा इनका कहना है कि हमने अचीव कर लिया इतना। इसके पीछे मिशन को गाइड करने के पीछे प्रिंसिपल क्या था? तो प्रिंसिपल था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एंड सबका प्रयास। इस तरह के वर्ड्स आपके आंसर में दिखने चाहिए। ओके, क्योंकि हमें अल्टीमेटली अचीव करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, दैट इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। अब देखिए, मैंने आपको एक और बात बताई है कि हमारे यहाँ पर जो डिजीज बर्डन है, हम जानते हैं हमारे हॉस्पिटल्स हमेशा ओवरक्राउडेड रहते हैं, तो 70% जो डिजीज होते हैं ना, दे आर वाटर बॉर्न डिजीज। ओके, अगर हम लोग क्लीन वाटर पहुंचाते हैं, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अपने रूरल एरियाज में स्पेशली, तो अल्टीमेटली ये हमारा जो डिजीज बर्डन है उसको रिड्यूस करेगा, एंड जो हेल्थ केयर पर यूज होने वाला जो खर्चा है, या कह लीजिए हमारा इकोनॉमिक बर्डन है, उसको भी रिड्यूस करेगा, राइट। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर मैं ये सस्टेनेबल गोल 6 अचीव कर लेता हूँ, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, तो इससे मेरे और कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने में मुझे मदद मिलेगी? अगर क्लीन वाटर प्रोवाइड कर दिया जाता है गांव में, तो गोल नंबर 6 अचीव करके मैं और कौन से गोल्स को अचीव कर रहा हूं इनडायरेक्टली, ठीक है, थोड़ा सा सोचिएगा, ठीक है। पाइप वाटर पहुंचाना है हर एक रूरल हाउस होल्ड में। Now, benefit of this scheme, there cannot be a one size fit all approach. Every region has a different need. That is one thing. Community water purification प्लांट्स, ठीक है, ये प्यूरिफिकेशन प्लांट्स लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वाटर क्लीन नहीं आ रहा है तो अल्टीमेटली वो आपका डिजीज बर्डन क्रिएट करेगा। इट एनकम्पास ए ब्रॉडर कमिटमेंट टू द सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटीज। Now, providing safe water can reduce infant death by almost 30%. 4 लाख बच्चे डायरिया से मर जाते हैं हर साल। इकोनॉमिक सेविंग होगी हमारी $101 बिलियन की करीब करीब, ओके, क्योंकि वही डिजीज बर्डन वगैरह रिड्यूस होगा। नो, देयर इज स्ट्रेंथनिंग द सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ रूरल कम्युनिटी। सोशियो इकोनॉमिक कैसे? क्योंकि हमने देखा है अधिकतर जिन गाँव में पानी की दिक्कत होती है वहां पर पानी लेने कौन जाएगा? महिलाएं जाती हैं, राइट। तो उनका दिन का टाइम भी जाता है उसमें, उनका जो प्रोडक्टिविटी कहीं और यूज कर सकते थे वो सिर्फ पानी फैच करने में जा रहा है, कई कई किलोमीटर तक जाती हैं। Now there is active involvement of women in decision making processes, creation of local water enterprises, नल जल मित्र इनिशिएटिव, जिनको स्किल्स दी जाएगी so that they can carry out minor repairs and maintenance of piped water supply scheme. पानी समिति कंस्टिट्यूट की गई हैं, विलेज लेवल पर एक्शन प्लान तैयार करेंगी ये। टेस्टिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्टिंग वाटर सैंपल यूजिंग फील्ड किट्स, तो ये टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। एक डैशबोर्ड भी बनाया गया है विच गिव्स रियल टाइम अपडेट, प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड ensuring transparency and efficiency in water resource management. It also ensures continuous monitoring and surveillance of water quality. This helps detect contamination or deterioration in water quality, thereby enabling prompt corrective action and grievance redressal. तो इसके लिए अभी हमारे पास करीब 2000 से ज्यादा लैब्स हैं जो वाटर क्वालिटी को टेस्ट करती हैं। तो मिनिस्टर ने लिखी तो सब अच्छी अच्छी बातें ही लिखी हुई हैं ऑफकोर्स। फ्री मूवमेंट रिजीम, ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं आप, अभी तक सारी चीजें इसमें समझ गए होंगे ना कि फ्री मूवमेंट रिजीम है क्या। इसके अलावा इसको क्यों रिकंसिडर किया जा रहा है? आर्म्स स्मगलिंग, ड्रग स्मगलिंग, इलीगल माइग्रेशन एंड सो ऑन। बट एट द सेम टाइम वो इम्पोर्टेंट भी है, क्यों? क्योंकि उनका जो छोटा सा आपस में कमर्शियल हार्ट वगैरह लगाते हैं ये लोग, ठीक है, छोटा मोटा ट्रेड आपस में करते हैं, एथनिक टाइज हैं, आना जाना लगा रहता है, तो ये सब भी इम्पैक्ट होगा अगर हम इसको क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। माइग्रेशन का स्केल क्या है? तो काफी ज्यादा हो रहा है, जैसे नंबर ऑफ माइग्रेंट्स इन 23 वॉज 2187, ओके। एंड जब से सिविल वॉर स्टार्ट हुई है म्यांमार में, सम 40,000 पीपल एंटर्ड इनटू
मिजोरम। ओके, तो ये ठीक नहीं है। सिमिलरली वाई मिजोरम एंड नागालैंड अपोज द एंडिंग ऑफ एफएमआर, क्योंकि इनके एथनिक टाइज है वहां पर, ठीक है। बट मणिपुर कह रहा है कि इसकी सजा मैं भी भुगत रहा हूँ, मेरे हिल एरियाज में भी आप इलीगल माइग्रेंट को सेटल कर रहे हो। ओके, सो दैट इज नॉट नॉट गुड। ये ऊपर नागालैंड है, नीचे मिजोरम है, इनके एथनिक टाइज हैं म्यांमार की तरफ, तो ये सपोर्ट करते हैं कि हाँ हमारे लोगों को आने दो अगर वहां पर उनका प्रोसिक्यूशन। बट मणिपुर अगेंस्ट में है क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंस है मिताई कम्युनिटीज का, ठीक है, क्योंकि इधर डोमिनेंस है कुकी कम्युनिटीज का, जिनके रिश्तेदार रहते हैं उस तरफ, चिन कम्युनिटी, जो कम्युनिटी एंड सो ऑन, राइट। तो ये पूरा डिस्कस इशू हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सो नॉट गेटिंग इनटू दैट अगेन एंड अगेन। ये बुक्स हैं न्यू न्यू जो लिखी जाती है, नहीं जानना है हमें। यहाँ पर देखिए चीफ इलेक्शन कमीशन वही कह रहे हैं, कल हमने देखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप फेक पॉलिटिक्स में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और कल मैंने आपको एक और उसका नाम बताया था जहां पर उन लोगों ने एक बना के देखा था कि बिल्कुल लिप सिंक भी कर रहे हैं वो, ठीक है, लिप भी बिल्कुल सिंक कर रहे हैं जो बोला जा रहा है उसके आगे उसके साथ में। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, जैसे जैसे डीप फेक टेक्नोलॉजी और ज्यादा इवॉल्व होगी ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये डिफ्रेंशिएट करना कि कौन सा रियल वीडियो है और कौन सा रॉन्ग। Okay, the threat from deepfake, artificial intelligence, and misinformation as an instrument being deployed to undercut the faith of people in democracy. अब देखिए यहाँ पर ये बात कर रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन एक्ट से रिलेटेड। अब मैं आपको इस पे ऑलरेडी 2 दिन पहले ही मेंस 450 प्लस में पूरा लेक्चर दे चुका हूँ, सारी चीजें वहां डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब सेम चीज हम बार बार यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ इसको हाईलाइट करके देख लिया था अगर कोई न्यू पॉइंट है तो, बट इसमें ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं, ठीक है। जितनी बातें हमने डिस्कस की है वो सब इसमें लिखी हुई है, सो प्लीज दोबारा ये सब चीजें डे टू डे फॉलो करके अपना टाइम वेस्ट करने से बेटर है मेंस 450 प्लस में एक बार में पूरा टॉपिक तैयार करो और आगे बढ़ो, राइट। सो डोंट वेस्ट टाइम इन रीडिंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन, अगर आपने मेंस 450 में वीडियो फॉलो किया है तो। यहाँ पर लेप्रोसिस रिलेटेड है, इसको मैं आपके साथ अलग से लूंगा, ठीक है। साइंस टैग की जो रिवीजन सीरीज चल रही है उसके साथ ही मैं इससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक एस्पेक्ट्स हैं वो सब ले लूंगा। परचेज मैनेजर इंडेक्स, तो परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स, तो ये हम जानते हैं कि ये गुड्स के लिए भी आता है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी, और ये सर्विसेज के लिए भी आता है। अगर ये मोर देन 50 है यानी कि एक्सपेंशन हो रहा है, और अगर लेस देन 50 है तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। एंड गुड थिंग इज कि ये जो आया है इस बार का पीएमआई कॉम्पोजिट कॉम्पोजिट यानी दोनों का मिलके मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का 61 पे रहा है, ओके, पिछले बार से बढ़ के रहा है, सो दैट इज गुड थिंग, ओके। ये सारे इश्यूज अब तक हॉलिस्टिकली हम लोग समझ चुके हैं, अगर आपने देखे होंगे डेली न्यूज एनालिसिस फॉलो कर रहे हो या ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है। यूएस स्ट्राइक ईरान बैक्ड आर्म्ड ग्रुप्स इन इराक। इराक सीरिया में क्या प्रॉब्लम है वो सब मैंने समझा दिया था आपको, ठीक है। वहाँ इस्लामिक स्टेट भी है, जो कि एक सुन्नी ग्रुप है, ओके, सुन्नी ग्रुप है। तो इनको अटैक करने के लिए ईरान हमेशा इन पे अटैक करता रहता है, ठीक है? तो ईरान ने भी यहाँ पर अपने कुछ ग्रुप उतार रखे हैं जो इन सुन्नी से फाइट करते रहते हैं इराक में, तो उनको अटैक यूएसए करता रहता है। तो आप कह सकते हो कि इराक और सीरिया एक तरह के बैटलफील्ड बने हुए हैं ईरान और यूएसए के बीच। उसी तरीके से यहाँ पे मंथ लॉन्ग सीज फायर लाया जा सकता है इसराइल हमास के बीच। आपको मैंने बताया था जो हॉस्टेजेस की फैमिलीज हैं वो यही कह रही हैं कि अब ये बताइए आप ये वॉर खींच रहे हो तो इसकी गोल क्या है आपकी, ठीक है, अल्टीमेट एम क्या है। हमारे हॉस्टेजेस को आप रिलीज करवा नहीं पाए हो, गाजा आपने लगभग पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है, ओके। उसके अलावा कल एक बॉम्बिंग में 21 सोल्जर्स मारे गए, वो गलती से बॉम्ब फट गया था उनके, ठीक है। तो इसराइल को भी नुकसान हुआ, उसके अभी तक 200 से ज्यादा सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, right? तो अल्टीमेटली यहाँ पर एक सीज फायर शायद डिस्कस किया जा रहा है। हाउदी रेबल्स ने कहा था यूके यूएस जो हम पे स्ट्राइक कर रहे हैं उसके लिए हम रिवेंज लेंगे, और इन्होंने भी मिसाइल फायर किए 2 शिप पर। हाउदी रेबल्स शिया ग्रुप है, सपोर्ट बैक बाय ईरान, ओके। इसलिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर यहाँ गए थे कि आप हमारे ट्रेड को डिस्टर्ब ना करें, अपने हाउदी रेबल से कहिए जिनसे लड़ाई है उन्हीं से करें। टर्की रेटिफाई स्वीडन नाटो मेंबरशिप आफ्टर प्रोटेक्टेड डिले। अब देखिए स्वीडन बन गया है नाटो का मेंबर। अब इसको समझने के लिए मुझे आपको काफी सारी चीजें पहले यहाँ समझानी होंगी। चलिए पहले तो हम 3 टर्म जानते हैं, आखिर ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज क्या हैं। स्कैंडिनेवियन, नॉर्डिक एंड बाल्टिक, इन तीनों में फर्क जानते हैं पहले। ठीक, जब बाल्टिक कंट्री आपसे पूछा जा रहा है तो वो सिर्फ 3 ही है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ठीक है। बाल्टिक में तो कोई डाउट नहीं है, राइट। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये शेडेड वाली, नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन, ये 3 कंट्रीज स्कैंडिनेवियन है, ठीक है।
स्कैंडिनेवियन है, बट ये नॉर्डिक कंट्रीज भी हैं, ठीक। तो अगर आपसे स्कैंडिनेवियन कंट्री पूछी जा रही है तो 3 है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। बट अगर आपसे नॉर्डिक कंट्रीज पूछी जा रही हैं तो नॉर्डिक कंट्रीज में ये 3, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, इनके साथ साथ फिनलैंड एंड आइसलैंड भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है पूछी है अगर, तो सिर्फ 3 है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है। उसके अलावा अगर मुझसे नॉर्डिक कंट्रीज पूछी गई हैं तो दीज 3 प्लस फिनलैंड एंड आइसलैंड, नॉर्डिक कंट्रीज मेरी 5 हो जाती है। और बाल्टिक कंट्रीज 3 है सिर्फ, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो ये 3 टर्म समझ में आ गए आपको, स्कैंडिनेवियन, नॉर्डिक, बाल्टिक कंट्रीज, ठीक है। एक बार फिर से बता देते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये न्यूज में है। नाटो जो जैसा ऑर्गेनाइजेशन अगर ज्वाइन किया है तो ऑब्वियसली बात है कि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, बाल्टिक कंट्रीज, नो डाउट इन दिस साइड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ठीक है। एंड दीज 3 ये नाटो की भी मेंबर हैं, ठीक है। ये यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है। उसके बाद ये ओईसीडी के भी मेंबर हैं, ठीक है, ये तीनों। तो ये मत सोचना कि ये नाटो मेंबर बन जाएंगे, नहीं, वो ऑलरेडी नाटो मेंबर हैं पहले से, ठीक है। नो, स्वीडन और फिनलैंड ने अप्लाई किया था कि हमें भी बनना है। अब इनका क्या रीजन है वो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, बट पहले याद रख लीजिए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, इसमें 2 कंट्री और ऐड कर दो, फिनलैंड एंड आइसलैंड, तो बन जाती हैं नॉर्डिक कंट्रीज। तो स्कैंडिनेवियन, नॉर्डिक एंड बाल्टिक कंट्रीज, ये क्लियर हो गया है। अब देखिए जरा, एक बार यूक्रेन को देखो, ये बॉर्डर कहां से लगी है, ये बॉर्डर है रशिया के साथ। तो यूक्रेन पे इतना हाइपर क्यों हुआ, क्योंकि ये आपका है जर्मनी, इसको जरा डिवाइड कीजिए, यहाँ पे वेस्ट जर्मनी हुआ करता था यूएसए के कैंप में कोल्ड वॉर के टाइम, ईस्ट जर्मनी हुआ करता था सोवियत के कैंप में ड्यूरिंग कोल्ड वॉर टाइम। 89 में जाकर यहां से बॉर्डर गिर गई, ठीक है। इन्होंने जो ग्रेट वॉल बनाई थी जर्मनी की, बर्लिन वॉल, ठीक है, और पूरा जर्मनी एक हो गया। अब ये प्रॉमिस किया यूएसए ने, या आप कह लीजिए कि नाटो ने, कि हम ईस्टवर्ड एक्सपेंशन यानी इस डायरेक्शन में एक्सपैंड नहीं करेंगे नाटो को। बट आपने किया, आपने चेक को मेंबर बना लिया, आपने स्लोवाकिया को मेंबर बना लिया, आपने पोलैंड को मेंबर बना लिया। अब पोलैंड से आप चले थे यूक्रेन को मेंबर बनाने नाटो का। अब अगर यूक्रेन मेंबर बनता है, यानी कि ये जो बॉर्डर है रशिया की, नाटो फोर्सेस यहां पे आके बैठ जाएंगी। तो अब वो सीधा सीधा थ्रेट है रशिया की सॉवरेनिटी को, ठीक है। इसलिए रशिया इतना हाइपर हुआ, उसने पहले यूक्रेन को कई बार वार्निंग दी, नाटो ज्वाइन मत करो, लेकिन ज़ेलेंस्की को चढ़ी थी मस्ती, उसे ज्वाइन करना था, ठीक है। तो उसने अपनी कॉमेडी में पूरे देश का कचरा करा दिया, क्लियर। अब ऊपर देखिए और कौन है जो रशिया से बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो यहाँ है बेलारूस। बेलारूस रशिया का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है, वो जानता है कि मेरा भी यही हाल होगा अगर मैंने नाटो की तरफ टिल्ट करने की कोशिश की। उसके बाद शेयर हो रही है बॉर्डर एस्टोनिया, लाटविया, ठीक है। तो ये सब ने तब ज्वाइन कर लिया जब रशिया सोवियत डिसोल्यूशन के बाद थोड़ा सा वीक पड़ा था। फिर 2000 में यहाँ रशिया में लीडर आता है पुतिन, ठीक है। उसने भी 2009 तक अपने आप को समझने में, कंसोलिडेट करने में टाइम लिया। उसके बाद 2009 के बाद से पुतिन एग्रेसिव हुआ कि अब नाटो का एक्सपेंशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये एस्टोनिया, लाटविया दोनों ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद कहाँ शेयर हो रही है बॉर्डर रशिया की, फिनलैंड से। तो अब फिनलैंड को लगता है कि रशिया उलझा हुआ है यूक्रेन में। एक तो पहले तो उसको वार्निंग मिल गई है कि अगर आप जाने की कोशिश करोगे रशिया के अगेंस्ट तो फिर यूक्रेन जैसा हाल आपका भी हो सकता है। तो इसको चाहिए सिक्योरिटी, और उसको सिक्योरिटी मिल सकती है सिर्फ नाटो से। तो उसे अप्लाई किया, और नाटो ज्वाइन करने के लिए उसका मेन इंटेंशन क्या था, इसका मेन इंटेंशन यही था कि मुझे सिक्योरिटी मिल सके सबसे पहले। और अभी क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में उलझा हुआ है, तो उसको कहीं ना कहीं लगा दिस इज द राइट टाइम टू गेट द मेंबरशिप। क्लियर है यहां तक। तो यानी कि अब जो यूक्रेन के थ्रू नहीं हो पाया था वो अब हो जाएगा, नाटो फोर्सेस यहां तक आके बैठेंगी रशियन बॉर्डर तक, क्लियर। अब इस रीजन में थोड़े से कुछ सी वगैरह हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। दैट इज, सबसे पहले तो ये तो रहा हमारा बाल्टिक सी, ठीक है। दिस इज गल्फ ऑफ फिनलैंड, याद रखिए। और ये देखिए जरा, ये है सेंट पीटरबर्ग, रशिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी, ठीक है। लाटविया की कैपिटल है रीगा, कभी कभी न्यूज में रहती है क्योंकि गल्फ ऑफ रीगा की वजह से, तो इसको लोकेशन याद रखिए। दूसरा, अब ये जो देख रहे हैं कैलिंग्रैड, कलिंग्रैड ये रशिया की ही टेरिटरी है, कंटिन्यूस नहीं है मेनलैंड रशिया के साथ, लेकिन ये है रशिया की ही टेरिटरी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज अलांड आइलैंड, न्यूज में रहते हैं, ये फिनलैंड का पार्ट है, और फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। अच्छा, पहले तो इन तीनों के ना कैपिटल याद रखो क्योंकि ये न्यूज में बहुत ज्यादा रहती है, विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट समिट वगैरह यही होते हैं। खूबसूरत जगह है, आराम से सारे
लीडर्स आते हैं, मजे मारते हैं, ठीक है। ये है गल्फ ऑफ बोथनिया, जो कि स्वीडन और फिनलैंड के बीच में आती है। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। स्वीडन की कैपिटल है कहाँ गई, स्टॉकहोम, ठीक है। यहीं से शुरुआत हुई सारे एनवायरमेंट इश्यूज की। और ये है फिनलैंड, जिसकी कैपिटल है हेलसिंकी, ऑलराइट। एंड नीचे नीचे डेनमार्क है, डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, ऑलराइट। इसके अलावा अब ये दो स्ट्रेट आपको याद रखनी है, स्कैग्रेक एंड कैटेगार्ड, ठीक है। ये स्ट्रेट है जो कनेक्ट करती हैं जो आपका इंग्लिश चैनल है उसको बाल्टिक सी की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी हमने वो देख ली। ओके, आई थिंक यहाँ पे हमने जान लिया। सो गल्फ ऑफ बोथनिया को याद रखेंगे, एलांड आइलैंड, ठीक है। ये सब कैपिटल फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन की। इसके अलावा गल्फ ऑफ फिनलैंड है, सेंट पीटर्सबर्ग वहीं पर लोकेटेड है, रशिया की बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। गल्फ ऑफ रीगा, रीगा इज कैपिटल ऑफ लाटविया। यहाँ पे कैलिंग्रेड है, रशिया की टेरिटरी है ये भी। ये कोपेनहेगन है, डेनमार्क। और ये दोनों स्टेट के नाम याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बात हो गई। चलिए अब देखते हैं कि न्यूज में क्या है। टर्की ने रेटिफाई कर दी है स्वीडन की नाटो मेंबरशिप। ओके, कहाँ गया। तो अब जरा एक बात बताइए, फिनलैंड ने भी अप्लाई किया था, उसकी मेंबरशिप तो ओके कर दी। एक तो पहली बात कि नाटो का मेंबरशिप बनने के लिए आपको प्रेजेंट में नाटो के जितने मेंबर हैं सभी से कंसेंसस चाहिए। कोई भी कंट्री कोई भी आपकी मेंबरशिप को अपोज ना करे। तो फिनलैंड की मेंबरशिप अपोज नहीं की टर्की ने, बट स्वीडन की क्यों की। स्वीडन की इसलिए की क्योंकि उसका मानना था कि एक तो यहाँ पर ना बाइबल बर्न के इंसिडेंट बहुत हुए हैं। स्वीडन का कहना था कि देयर इज फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड ऑल। तो उस नाम पर यहाँ पे लोगों ने ना कुरान जलाना शुरू कर दिया था। तो ये टर्की को बिल्कुल पसंद नहीं आया। दूसरा कि टर्की में मैंने आपको पिछले सेशन बताया था एक कुर्दिश पॉपुलेशन है जो अपना खुद का एक स्टेट चाहती है। तो इनके जो मिलिटेंट्स है ना उनके प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट है स्वीडन का एटीट्यूड। तो ये इसको पसंद नहीं आया। अब स्वीडन फिनलैंड को क्यों मेंबर बनाना चाहता था, सबसे ज्यादा यूएसए बनाना चाहता था, क्यों, ताकि नाटो फोर्सेस एशिया की बॉर्डर तक एक्सेस कर सके, ठीक है। इनकी टेरिटरी भी नाटो की टेरिटरी में आ जाए। तो यूएसए के सामने टर्की ने शर्त रखी कि आप मुझे एडवांस वेपन सेल अगर करते हैं, ठीक है, तो मैं ये मेंबरशिप एग्री करूंगा, ठीक है। इतना कुछ हो रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि टर्की में भी एक पावरफुल लीडर बैठा हुआ है, दैट इज एर्डोगन। टर्कीज पार्लियामेंट रेटिफाइड स्वीडन नाटो मेंबरशिप, ये बनेगा 32nd मेंबर। नाटो की चीफ का नाम याद रखिए, अगर आप सीएपीएफ या कोई और यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, नाटो चीफ का नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है। इस टॉपिक पर अभी हम दोबारा आएंगे डिटेल में इंडियन एक्सप्रेस में। अभी के लिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, देखिए कुछ मेडिसिन ऐसी है जो कुछ लोगों को फायदा करती है, बट वही मेडिसिन, सपोज कि एक मेडिसिन है वो यूरोप के वाइट लोगों पर बहुत अच्छा इफेक्ट कर रही है, बट वही अफ्रीका के लोगों को नुकसान पहुंचा रही है उनकी बॉडी में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा, आप मान सकते हो कि जियोग्राफी एंड जेनेटिक्स इन पर डिपेंड करती है कि एक पर्टिकुलर मेडिसिन आपके लिए कितनी हेल्पफुल रहेगी और कितनी नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी पर्सनलाइज टाइप की मेडिसिन बनाने पर ध्यान देना चाहिए, राइट। सो वॉरफेरिन, ये एक दवाई का नाम है, जस्ट अ सेकंड यार। ओके, वॉरफेरिन, दिस इज रिस्कियर इन सम पॉपुलेशन देन अदर्स। Different geographic regions tend to host people with slightly different genetic makeup and this lead to radically different reaction to drugs। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम जेनेटिक रिसर्च वगैरह की जो बात कर रहे हैं ना वर्ल्ड ओवर, मैंने इस पे आपको प्रीलिम्स के रिवीजन में एक होलिस्टिक लेक्चर भी दिया था, ठीक है। और मैंने सब बताया था आपको जीन मैपिंग वगैरह क्या है। तो उस सब का यूज यही है कि ये फील्ड आप कह सकते हो एक सनराइज फील्ड है, इस आगे चल के इसमें काफी कुछ देखने को मिलेगा। फोकस ऑन वन सब्जेक्ट। मेजॉरिटी जो मेडिकल रिसर्च होती है दे आर स्टिल डन मेनली ऑन ए सबसेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल नॉर्थ यूरोपियन पीपल पर ही एक्सपेरिमेंट टेस्टिंग वगैरह की जाती है, उन्हीं के हिसाब से दवाइयां बनाई जाती हैं मोस्टली, क्योंकि अधिकतर रिसर्च वहीं होती है यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है। तो एक स्टडी कंक्लूड किया दैट यूजिंग समवन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू हेल्प गाइड देयर ड्रग डोजिंग वुड बेनिफिट 18 to 20% ऑफ पीपल कैटेगराइज एज वाइट बट हैव नो बेनिफिट फॉर पीपल आइडेंटिफाइड एज ब्लैक और चाइनीज और जैपनीज। सो एक दवाई हर तरह के लोगों में एक जैसा काम करे जरूरी नहीं है, ओके। सो वी नीड जेनेटिकली इन्फॉर्म्ड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स The world is moving towards precision medicine where any individual can have their DNA analyzed and that information can be used to help prescribe the right drugs in the right dosage। अब जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए एक जीन होता है CYP2D6 which is known to play a vital role in how fast humans metabolize 25% of
ऑल द फार्मास्यूटिकल्स, यानी जो भी हम दवाई लेते हैं, ठीक है। तो कोडाइन ये एक दवाई थी जो बैन कर दी गई थी इथियोपिया में 2015 में, ठीक है, क्योंकि यहाँ इथियोपिया के लोगों में ऑलमोस्ट 30% लोगों में एक जेनेटिक वेरिएंट मिला, ये वाला जो हमने ऊपर देखा CYP2D6, विच मेक देम क्विकली मेटाबोलाइज दैट ड्रग इनटू मॉर्फिन। ऑलराइट, तो ये बस एक एग्जांपल था कि क्यों हमारे लिए ये जेनेटिक्स जीन मैपिंग वगैरह जरूरी है, क्योंकि पर्सनलाइज मेडिसिन बनाना भी जरूरी है। जो मेडिसिन यूरोप के लोगों के लिए ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो चाइनीज, एशियन और दूसरे अफ्रीकन लोगों के लिए भी ठीक हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने द हिंदू खत्म करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस और देख लेते हैं। ओके, रशिया अक्यूज यूक्रेन ऑफ किलिंग 65 सोल्जर्स, ये न्यूज हमने वहां पे देख लिया ऑलरेडी। यहाँ पे ट्रम्प इनके यहाँ पर क्या आएगी, आपको कैंडिडेट बनने के लिए ऐसा नहीं है कि पार्टी ने नॉमिनेट कर दिया आप बन गए, वहां पे भी डिबेट्स होती है, कई डिबेट्स होती है आपस में, जो बनना चाहते हैं या कंटेस्ट करना चाहते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन, उन डिबेट्स पर बेस्ड फिर पार्टी सिलेक्ट करती है। ठीक है, तो ट्रम्प का कहीं ना कहीं आना ऑलमोस्ट श्योर ही दिख रहा है। लेट्स मूव ऑन। फ्रांस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं इंडिया में रिपब्लिक डे गेस्ट पर, तो फ्रांस का रिलेशन भी हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे और उसको मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी कराऊंगा। ठीक, ज्यादा नहीं यार, हम लोग को बस 4-4 5-5 बातें याद रखनी चाहिए हर एक इशू के बारे में। दैट्स हाउ यूपीएससी प्रिपरेशन वर्क्स। डोंट गो इनटू टू एक्सपर्ट ओपिनियन सॉर्ट ऑफ थिंग्स। नाउ इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट इम्पैक्टिंग आवर इकोनॉमिक एनर्जी इंटरेस्ट, वो तो हम जानते हैं, हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं, राइट। वहां से हमारा जो जितनी भी हमारे ऑयल गैस वगैरह के ट्रेड होते हैं। सेफ्टी ऑफ मैरीटाइम कमर्शियल ट्रैफिक इन इंडियन ओशन डायरेक्टली इम्पैक्टिंग कंट्रीज एनर्जी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। It is also impacting safety of maritime commercial traffic in Indian Ocean. Houthi rebels, हमें पता है, they are doing all this in response to Israel's war in Gaza and in support of Palestine, backed by Iran. India has delivered shipments of relief material to Palestinian people in Gaza. India's long-standing support for two-state solution. इंडिया का स्टैंड आज भी वही है कि जब तक 2 स्टेट नहीं बनते, जब तक पैलेस्टीनियंस के पास अपना खुद का स्टेट नहीं होता प्रॉपर बॉर्डर्स के साथ, तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केस मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर 1981 में गवर्नमेंट ने इसको प्रॉपर एक एक्ट बना के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का स्टेटस दे दिया था। बट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो कह रही है कि नहीं, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है। तो कोर्ट ने उनसे यही पूछा है, फिर आप एक काम कीजिए ना, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाइए और इस एक्ट को रिपील कर लीजिए। आप पार्लियामेंट्री एक्ट को के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं? एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट, वो पार्लियामेंट के इनेक्ट किए हुए एक्ट के अगेंस्ट स्टैंड कैसे ले सकती है, राइट। आपके पास एक ही तरीका, आप इस एक्ट को अमेंड कर लीजिए या रिपील कर लीजिए। ऑलराइट, और इसकी सुनवाई अभी चल रही है, 7 जज बेंच इसकी कोर्ट में सुनवाई भी कर रही है, तो जैसी भी चीजें होंगी वो सामने आ जाएंगे, ठीक है, जब जजमेंट आएगा। बट फिलहाल के लिए 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था 1981 के अमेंडमेंट को, जो कि पार्लियामेंट ने बनाया था। और अभी प्रेजेंट कोर्ट कह रही है हाँ बिल्कुल सही किया आपने स्ट्राइक डाउन करके, बट यहाँ पर पेटिशन लगाई गई है 7 जज बेंच के सामने। वो यही पूछ रही है गवर्नमेंट से कि आप इस एक्ट के अगेंस्ट क्यों हैं, और अगर अगेंस्ट हैं तो आप पार्लियामेंट से इसको रिपील कर लीजिए। ठीक है, गवर्नमेंट हैज टू स्टैंड बाय द पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट्स अनलेस सेम इज रिवर्स्ड बाय द पार्लियामेंट। कपूरी ठाकुर एंड ऑल दिस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। ओके, इनको भारत रत्न दिया जा रहा है, तो बस आप ये समझिए कि इन्होंने बहुत वकालत की थी कि ये सिर्फ कोटा देने से नहीं होगा, सभी कम्युनिटी, क्योंकि विद इन, जैसे हम एक बैकवर्ड क्लास की बात करें तो उसमें भी मोस्ट बैकवर्ड क्लास भी हैं, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट भी हैं, उसी तरह एससी में भी मोस्ट बैकवर्ड भी है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है, और बिहार ने किया भी है। ठीक है, अभी इन्होंने सर्वे भी कराया था, उसमें भी आया था कि जो मोस्ट बैकवर्ड है ओबीसी में, वो ऑलमोस्ट 36% रखती है। ठीक है, तो एससी में आप कह लीजिए कि नॉन जाटव, ओबीसी में आप कह लीजिए कि नॉन यादव, उसी तरह आप ट्राइब्स में कह सकते हैं नॉन मीना कम्युनिटी। तो मीना कम्युनिटी के अगेंस्ट डिमांड काफी ज्यादा है एसटी ग्रुप में, ठीक है, नॉन मीना कम्युनिटी, क्योंकि इनका कहना है कि अधिकतर मीना कम्युनिटी ही पूरे रिजर्वेशन का बेनिफिट ले जाती है इन शेड्यूल ट्राइब के लिए जो रिजर्वेशन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, ये सब पॉलिटिकल इश्यूज है, इन सब कास्ट को इग्नोर करना आसान भी नहीं है, खैर वो हमारे काम की बात नहीं है। अच्छा, वैसे आज के ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपके साथ ये सेशन डिस्कस करूंगा कि एससी में जो कमेटी बनाई गई है इनके सब कैटेगराइजेशन को लेकर, एग्जैक्टली उसका मैंडेट सब कैटेगराइजेशन करना नहीं है, बल्कि विद इन एससी भी जो अलग अलग कास्ट है उन तक बेनिफिट्स पहुंचे वो इंश्योर करना है। तो ये आज के ब्रेनस्टॉर्मिंग में डिस्कस होगा, ठीक है, वो आप जरूर देखिएगा।
चलिए इंडिया फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के बारे में पहले तो कुछ बातें जान लीजिए कि 1998 में हमने किया अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ठीक है। पूरे वर्ल्ड ने क्रिटिसाइज भी किया, हम पे सैंक्शन भी लगाए, बट फ्रांस ने स्टैंड लिया कि देखिए इंडिया को आइसोलेट करना इज नॉट द सॉल्यूशन, ठीक है, बल्कि हमें उसको ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर में लाना चाहिए। इट इज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री विद वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, तो उसे ये करना ठीक नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब हम पे सैंक्शन लग गए तो हमें न्यूक्लियर के लिए अपने न्यूक्लियर प्लांट्स का यूरेनियम फ्यूल नहीं मिलता था, तो वो फ्रांस ने इंश्योर किया कि नहीं हम आपको सप्लाई करते रहेंगे, कि इवन यूएसए की भी अगेंस्ट जाकर फ्रांस ने हमारी मदद की। ओके, उसके बाद यूएसए यूके इनकी जब बात आती है तो इनका जो अप्रोच रहता है वो थोड़ा सा प्रैग्मेटिक रहता है। कई बार ये इंडिया को सपोर्ट करते हैं, कई बार ये इंडिया को क्रिटिसाइज भी करते हैं, ठीक है। कश्मीर इशू पर स्पेशली यूके का सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के फेवर में रहा सिंस इन्वेजन, ठीक है, 1948 में। इसलिए नेहरू जी ने वो कश्मीर इन्वेजन के अगेंस्ट वॉर ज्यादा लंबी नहीं खींचने दी थी। उनका कहना था कि अगर इसको हमने थोड़ा ज्यादा लंबा खींचा वॉर को तो यूएस यूके का सपोर्ट पूरा पाकिस्तान की साइड ही है, ये वॉर बढ़ सकती है और इंडिया भी तैयार नहीं है इन इन कंट्रीज को फेस करने के लिए। ऑलराइट, उसी तरीके से जब बात ह्यूमन राइट्स टाइप की चीज़ों की आती है, माइनॉरिटी के अगेंस्ट कुछ केसेस के लिए, या फिर हमारी एक टर्म यूज़ किया था इन्होंने, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, कि इंडिया में जो इलेक्शंस हैं वो इतने ज़्यादा फेयर नहीं हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें यूएसए हम पे क्रिटिसाइज करता रहता है, बट फ्रांस के साथ ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो कभी हमारे इंटरनल मैटर्स में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, और ये सपोर्ट भी करता है कि इंडिया शुड बी अ परमानेंट मेंबर इन यूएनएससी। ओके, वी बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, वी डू नॉट कैरी एनी हिस्टोरिकल बैगेज एंड डू नॉट हैव एनी मेजर बायलैटरल डिफरेंसेस, क्योंकि यूएस यूके ने 1971 वॉर में पाकिस्तान की साइड थे, तो हमें यूएसएसआर से मदद लेनी पड़ी थी, सोवियत से यानी कि रशिया से, ठीक है। तो एक हिस्टोरिकल बैगेज है इन कंट्री के साथ, बट फ्रांस के साथ ऐसा कोई बैगेज नहीं है। France occupies a unique position in India's strategic thinking, and it has stood by India in 1988 when India went nuclear. Its support to India on Jammu Kashmir issue, its advocacy of India's claim to permanent membership of UN Security Council, countering Pakistan-sponsored terrorism और bolstering India's capabilities against China, ठीक है। इन सभी मैटर्स पर फ्रांस हमें बहुत क्लियरली सपोर्ट करता है। नाउ इट्स कॉपरेशन ऑन सिक्योरिटी इशूज सच ए डिफेंस प्रोडक्शन, ठीक है, हम लोग साथ में प्रोडक्शन कर रहे हैं स्कॉर्पियन सबमरीन क्लास, न्यूक्लियर प्लांट्स, space sector, intelligence sharing. It has strengthened India's hard power. France has not shied away from sharing the most advanced defense weapons like Rafale, civil technologies, and building India's production and manufacturing base. It has promoted India's interest within European Union. आप कह सकते हो कि एक तरह की गेटवे का काम करता है यूरोपियन यूनियन में। जब हमें कुछ करना है आगे पूरे एक यूनियन के साथ, तो फ्रांस हमेशा हमारे फेवर में रहता है कि हाँ इंडिया के साथ एंगेजमेंट बढ़नी चाहिए पूरे यूरोप की। It has offered its biggest strategic assets, its vast Indo-Pacific territory, ठीक है। इंडियन ओशन में भी रीयूनियन आइलैंड है जो फ्रांस के अंडर में आता है, ठीक है। उसी तरीके से एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंडियन ओशन कमीशन, इंडियन एयरफोर्स प्लेन्स हैव बीन डिप्लॉयड टू रीयूनियन आइलैंड। इसने हमारे एयरफोर्स के प्लेन को भी वहां पर डिप्लॉय करने की अलाउ किया है हमें। फ्रांस हैज रिफ्रेन्ड फ्रॉम कमेंटिंग ऑन इंडियाज इंटरनल अफेयर्स, यहाँ पे डेमोक्रेसी ऐसी है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, इस तरह के कमेंट्स को कभी नहीं देता। France has a dependable source of high-end defense equipment and technology that has led to military purchases worth billions of dollars. इसके लिए रीजन भी हैं, मैंने पिछले सेशन में भी डिस्कस किए थे। इसे कहता हूँ न्यूज़पेपर एनालिसिस डेली फॉलो करो, मिस मत करो। आई एग्री कि कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है अपलोड करने में, बिकॉज आई एम ऑल्सो डीलिंग विद फ्यू अदर थिंग्स, ठीक है। फ्रांस वैल्यू इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जस्ट लाइक इंडिया, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि वो नाटो का मेंबर है तो वो यूएसए के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, ऐसा नहीं है। यूएसए का जो ऑपरेशन चल रहा है हाउदी रेबल्स के अगेंस्ट, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, ठीक है, वो ज्वाइन नहीं किया उसने, ठीक है। वो भी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करके रख रहा है कि लड़ाई आपकी है ईरान के साथ, लड़ाई आपकी है इसराइल के फेवर में, मेरी नहीं है, तो उसने नहीं सपोर्ट किया। तो वो भी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करता है और इंडिया भी करता है, और इंडिया ने भी ज्वाइन नहीं किया ये प्रोग्राम। नाउ देयर कमिटमेंट टू मल्टीकल्चरलिज्म एंड प्लुरलिज्म, और दोनों ही मानते हैं कि वर्ल्ड में यूनिलैटरलिज्म नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड में सिर्फ एक ही पावर है यूएस, तो जो वो चाहेगा वही होगा, नहीं। और हमने साथ में को फाउंड भी किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो हम फ्यूचर में भी कॉपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इट वॉज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एक्सेप्ट यूपीआई पेमेंट सिस्टम, ठीक है। ये जब प्राइम मिनिस्टर भी गए थे बैचल डे परेड में, तब ये साइन किया था। होराइजन 247 को भी मेंशन करना अपने आंसर में, ठीक है, वो भी साइन किया है दोनों कंट्रीज ने। फ्रांस इज नॉट ए मेंबर ऑफ क्वाड, ठीक है। बायलैटरल स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम कोऑपरेशन इसलिए एसेंशियल हो जाता है क्योंकि वो क्वाड का मेंबर नहीं है, बट इसकी प्रेजेंस है इंडियन ओशन में भी और पैसिफिक ओशन में भी। कई सारे आइलैंड हैं जो आज फ्रांस की टेरिटरी है। एरिया ऑफ मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन लीडिंग टू इंजन, एयरक्राफ्ट, सबमरीन एंड स्पेस, डिजिटलाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी, क्लाइमेट, ये फर्दर एरियाज हैं जिसमें हम कॉपरेशन कर सकते हैं साथ में। अब इन द टाइम ऑफ ग्लोबल टेंशन एंड अनसर्टेनिटी द वर्ल्ड नीड्स ए ब्रिज बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट एंड बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ, और इंडिया एंड फ्रांस इज लाइक एक्टिंग लाइक दैट ब्रिज,
तो यहाँ पर भी टेलीकम्युनिकेशन एक्ट से ही रिलेटेड है। अगर आपने मीन्स 450 प्लस का वीडियो देखा होगा तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक बार वही प्रोविजन फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। डेफिनेशन टेलीकॉम सर्विसेज की काफी वाइड रखी गई है, ब्रॉड डेफिनेशन यूज की गई है, विच हैज लेफ्ट ओपन टू इंटरप्रिटेशन। ओके, तो ये कल को इस डेफिनेशन के अंडर में ही ला सकते हैं व्हाट्सएप और जीमेल जैसी चीज को, और आपके इंटरसेप्ट किए जा सकते हैं। ओके, देयरफॉर इट इज लाइकली टू फॉल अंडर द एक्ट्स एम्बिट। दिस इज द फर्स्ट इशू। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया है वहाँ। Provision empowering the government to notify standards and conformity measure or ask for alternatives to end-to-end encryption such as client-side scanning could undermine privacy. This is the second issue. ठीक है, कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन की जगह व्हाट्सएप को बोला सकता है कि आप कोई ऑल्टरनेटिव दीजिए जैसे क्लाइंट साइड स्कैनिंग, ताकि हम लोग ऑब्जर्व कर सकें कि क्या बात हो रही है, तो वो आपकी प्राइवेसी को हॉन्ट करेगा। Further, requiring messages to be disclosed in an intelligible format is irreconcilable with end-to-end privacy engineering. उसके अलावा थर्ड इशू है द ग्राउंड्स ऑन विच सच इंफॉर्मेशन में बी सॉट। ग्राउंड्स क्या रखे इन्होंने? सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। अभी जो पब्लिक ऑर्डर वर्ड है ना, ये बहुत वेग वर्ड है। ठीक है, ये कई बार बस आप जैसे मान लीजिए कि आप स्टूडेंट्स वगैरह हो, ठीक है, आपके यहाँ पर कोई पीएससी में घोटाला हुआ, ठीक है, आप प्रोटेस्ट पे बैठे हो, वो कहेंगे नहीं नहीं ये पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहा है, इन सब की आपस में जो भी चैटिंग वगैरह हुई है, प्लानिंग हुई है कि हम प्रोटेस्ट कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, वो सब इंटरसेप्ट करो। तो ये पब्लिक ऑर्डर जो वर्ड है ना, ये बहुत वेग है। इट लीव्स द रूम फॉर एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन। एक रिसर्च बाय वृंदा भंडारी वो ये भी कहती है कि मैनी ऑर्डर्स इशूड अंडर द गाइस ऑफ पब्लिक ऑर्डर रिस्ट्रिक्शन वुड नॉट क्वालिफाई एज लीगल पर से। ठीक है, अगर लीगल एंगल से देखेंगे तो वो पब्लिक ऑर्डर में क्वालिफाई ही नहीं करेंगे। सो दिस एक्ट सीमेंट द गवर्नमेंट्स पावर टू सस्पेंड इंटरनेट सर्विसेज and not include procedural safeguards envisaged in the Supreme Court's Anuradha Bhasin judgment such as proportionality test, exploration of suitable alternatives, adoption of least intuitive measure। ठीक है, ये 3 टेस्ट नॉर्म दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में। पहला तो प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट कीजिए। प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट का मतलब ये होता है कि क्या हमने ये ऑर्डर्स अप्लाई करके जो अचीव किया, क्या ये वर्थ था, वर्थ था कि इस तरह के ऑर्डर इंप्लीमेंट किए जाएं ये पर्टिकुलर अचीव करने के लिए। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल था या नहीं, या आपने बहुत ज्यादा एक्सेसिव आगे चले गए, आपने ज्यादा ऑर्डर इशू कर दिए जबकि उतनी ग्रेविटी थी नहीं सिचुएशन की। ठीक है, सेकंड इज क्या आपने कोई ऑल्टरनेटिव एक्सप्लोर किया कि हम ये करने की बजाय कोई बेटर ऑल्टरनेटिव था। और थर्ड, अडॉप्शन ऑफ लीस्ट इंट्रूसिव मेजर, क्या आपने कम से कम की मुझे बस इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दीजिए इसकी मैसेजेस से, इतनी मेरे काम की है, या आप थोड़ा आगे चले गए, आपने सब कुछ निकाल लिया। Now the act also does not establish an independent oversight mechanism, जो कि जरूरी था, ठीक है, for interception and suspension order। The rules of 1996, ये मैंने डिस्कस किया है आपके साथ उस वीडियो में, PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, requiring a committee consisting exclusively of senior government officials reflected inadequate separation। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जब आपने वो वीडियो देखा होगा, अदरवाइज फिर ऐसे बिखरा बिखरा नहीं समझ में आएगा। और अगर आप इस चीज पे रिलाई कर रहे हो कि मैं विजन वगैरह से कर लूंगा PT 365, यार नहीं समझ में आएगा, बहुत कॉपी पेस्ट मारा जाता है इधर उधर, हौच पौच। बेटर है कि आप पॉइंट टू पॉइंट बस उतना ही पढ़िए जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करना बहुत जरूरी है आपके लिए। यहाँ पे गिफ्ट IFSC यहाँ पर परमिट कर दी गई है डायरेक्ट लिस्टिंग। ये सब क्या होता है ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी एक बार थोड़ी रिवीजन से थोड़ा आगे जाने दीजिए। अभी मैंने आपके साथ उसमें इकोनॉमी के लेक्चर नंबर 4 पे हूँ। ठीक है, जैसे जैसे हम थोड़ा आगे जाएंगे ये सब आपको समझ में आ जाएगा कि ये लिस्टिंग, लिस्टेड कंपनी, नॉन लिस्टेड क्या होती है। अब इस नाम को याद रखिएगा, अरम्बाई तेंगोल। ये क्या है? ये एक मिताई ग्रुप है। ठीक है, एक मिताई रेडिकल ग्रुप है अरम्बाई तेंगोल। इसने कुछ शर्तें रखी हैं गवर्नमेंट के सामने। ओके, तो उसी को लेकर एक मीटिंग हुई थी। देयर आर सम डिमांड्स ऑफ अरम्बाई तेंगोल। ये एक मिताई ग्रुप है। पहली डिमांड है डीलिस्ट कीजिए कुकीज को ट्राइबल लिस्ट से, शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में नहीं आने चाहिए। डिपोटेशन ऑफ रेफ्यूजी कैंप्स इन मिजोरम, बॉर्डर फेंसिंग करवाइए, रिप्लेसमेंट कीजिए असम राइफल की, क्योंकि ये थोड़ा कुकीज की तरफ टिल्टेड है, उनके फेवर में रहती है। ठीक है, किसी और पैरामिलिट्री फोर्सेस। एंड रिवोक द सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, जो कि साइन किया था सेंटर ने कुकी मिलिटेंट्स के साथ कि ना हम आप पर अटैक करेंगे ना आप हम पर, तो इसको भी सस्पेंड कीजिए। तो ये इस ग्रुप की डिमांड्स हैं। ये मिताई बेस्ड ग्रुप है मणिपुर में। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, अगर प्रीलिम्स में आएगा तो सीधे वर्बेटिम बेस्ड आएगा, अरम्बाई तेंगोल। बजट में क्या चेंजेस करने चाहिए क्या नहीं, ये एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे काम का नहीं है। जब बजट आ जाएगा तब हम देख लेंगे कि उसमें हम क्या चेंजेस किए गए हैं और क्या नहीं। ठीक है, तो इस तरह के स्टूपिड एक्सपर्ट ओपिनियन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको एज ए UPSC एस्पिरेंट। जो चेंज आएगा बजट में वो हम पढ़ेंगे, वो हमारे काम का है।
यहाँ पर नाटो की स्वीडन मेंबरशिप को क्यों बैक किया टर्की ने? सी, पहली बात तो कि स्वीडन ने कोई वॉर लड़ी नहीं है पिछली 2 सेंचुरी से, 200 साल से, यानी कि ये 2 वर्ल्ड वॉर में भी न्यूट्रल रहा। ठीक है, इसने किसी के सपोर्ट में नहीं रहा। बट इसने ये न्यूट्रल स्टैंस क्यों अबेंडन कर दिया? जब रशिया ने इन्वेट किया यूक्रेन पे, उसको लगा मेरी भी बॉर्डर शेयर होती है, हम भी इसी रीजन में आते हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। स्वीडन की डायरेक्ट लैंड बॉर्डर शेयर नहीं हो रही, बट मैंने आपको नीचे मैप में दिखाया है ना, कैलिंगर्ड, वो तो बाल्टिक सी में लग रहा है ना, और ये भी बाल्टिक सी में लग रहा है। ठीक है, तो फिनलैंड एंड स्वीडन ने अप्लाई किया था मेंबरशिप के लिए, और मेंबर अगर बन जाते हैं तो इन पर अगर अटैक होता है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज ए अटैक ऑन यूएस लेड अलायंस, यानी कि नाटो अलायंस पर। ठीक है, फिनलैंड की बिट तो क्लियर कर दी गई थी पहले ही। अब देखिए, यूक्रेन मेंबर बनना चाहता लेकिन बन नहीं पाया था ना, तो नाटो ने माना कि अभी आप मेंबर बने नहीं हो तो हम ये नहीं मानेंगे कि नाटो पे अटैक हुआ है, इसलिए उन्होंने अपनी सोल्जर्स, नाटो ने अपनी आर्मी नहीं भेजी लड़ने रशिया से। लेकिन अब ये दोनों मेंबर बन चुके हैं, अब अगर रशिया ने अटैक किया इन पर, फिनलैंड या स्वीडन पर, तो नाटो की आर्मी आउटराइटली वॉर के लिए आएगी, आना पड़ेगा। ठीक है, वो लीगल है अब उनके लिए। टर्की को क्या दिक्कत थी? ठीक है, पहले तो उसने स्वीडन को अक्यूज किया कि यू आर सॉफ्ट ऑन द ग्रुप दैट आर नोन एज टेररिस्ट इन आवर लैंड, ठीक है, लाइक कुर्दिश मिलिटेंट। उसके अलावा आप कुरान बर्निंग के इंसिडेंट्स आपकी कंट्री में मिलते हैं, आप लोग कहते हो कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है कुरान बर्न करना। और तो अब फाइनली स्वीडन ने टाइट किया अपना एंटी टेररिज्म लॉज, इट हैज क्रैक डाउन ऑन दिस पीके केस यानी कुर्दिश एक्टिविटीज, एंड इट हैज लिफ्टेड रिस्ट्रिक्शन ऑन आर्म सेल टू टर्की। ठीक है, तो ये स्वीडन ने किया टर्की को खुश करने के लिए, एंड साथ में उसने ये भी प्रॉमिस किया कि हम आपकी बिड सपोर्ट करेंगे, क्योंकि टर्की भी चाहता है मुझे यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनाओ। क्योंकि टर्की की अगर आप लैंड बॉर्डर देखेंगे ना, तो वो कुछ इस तरीके की है कि आधा आता है एशिया में और इसका कुछ हिस्सा आता है यूरोप में, तो वो कहता है मुझे भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनाओ। तो स्वीडन ने कहा है ओके आई विल सपोर्ट। इसके अलावा एडगर ने कहा था कि यूएस एग्री करे मुझे 40 F-16 फाइटर जेट्स सेल करने के लिए, तो यूएस ने फाइनली वो भी एग्री कर दिया है। ओके, बाल्टिक सी कोस्ट लाइन, नाटो टेरिटरी, स्ट्रेटेजिक बेसिस क्लोज टू रशिया, इजियर टू डिफेंड एसेट, ये सब मैंने आपको उस मैप में बता दिया है। ओके, ऑपरेशन सर्वशक्ति हमने लॉन्च किया था कहाँ पे? ये रेंज है ना, ये पूरा पीर पंजल वाली वैली, इसमें लॉन्च किया क्योंकि यहाँ पर टेररिस्ट अटैक बढ़ रहे हैं। और आप देखिए जरा इस्लामाबाद इसका कितना करीब है ये, ठीक है, और ये पूंछ और राजौरी जहाँ पे सबसे ज्यादा टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। इसके अलावा अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन आपको थोड़ी देर में मिलेगा, वहाँ पे हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे, एंड मीन्स 450 प्लस प्रोग्राम, और उसमें मैं जो भी मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करता हूँ। टेलीकम्युनिकेशन इज समथिंग दैट यू मे फाइंड important for next year programs. Okay, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.